यस। यस सर, यस सर। ओके, पीपीटी दिख रही है ना? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। Day 3। हाँ, ठीक है। सो अभी हमने इंस्टॉलेशन तो कवर कर लिया है, लेकिन हम कुछ इंस्टॉलेशन का अंडरस्टैंडिंग करेंगे। हो सकता है मैंने कुछ कवर कर लिया हो। ठीक है। तो कभी भी आप कोई भी नया सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हो, पहले उसे एक वीएम में प्रैक्टिस कर लेना है हमको। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर लेनी है अगर उसमें हम कुछ डाल रहे हैं, या उसका एनवायरनमेंट, उसके यूआई से हमको खुद को फ्लेक्सिबल बना लेना है। और हम माइक्रोसॉफ्ट असेसमेंट एंड प्लानिंग टूल किट, मैप टूल किट, जिसके बारे में मैंने बात किया था, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो फ्रीली अवेलेबल है, हम उसे डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं। वे हमको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, ब्ला ब्ला थिंग्स। तो हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट समझ लेनी है। हार्डवेयर अपग्रेड्स कुछ करने पड़े, अगर हमारे पास फिजिकल बॉक्स है सर्वर का, तो वो समझ लेना है। और हमको ड्राइवर्स या मास स्टोरेज, मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज अगर हम अटैच कर रहे हैं, या कोई अनसाइन ड्राइवर्स है, इन सब का प्री रिक्विजिट समझ लेना है। ऐसा नहीं होगा मैंने सर्वर तो डिप्लॉय कर दिया, ड्राइवर्स अपडेट अपडेट करने गया, फिर पंगा आ गया। ठीक है। और हमको यूज करने से पहले कुछ पावर्स एंड कमांड्स लर्न करना चाहिए। ठीक है। और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर उसमें से कोई फीचर्स रिमूव हो गए हैं जो प्रीवियस वर्जन में थे, या प्रीवियस प्रीवियस वर्जन में है, और वो डेप्रिकेट हो गए हैं। डेप्रिकेट होना मतलब नए वर्जन के साथ कुछ लेवल तक कंपैटिबल रहेंगे, लेकिन नए वर्जन में नहीं रहेंगे, लेकिन आप पुराने वर्जन में साथ में यूज कर सकते हो। और हमको बैकअप एंड कंटीजेंसी का भी प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, अगर मेरा सर्वर फेल हो गया तो क्या। और रोल आउट इन स्टेजेस, अगर आप कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो या माइग्रेशन कर रहे हो, तो वो स्टेजेस में, बैचेस में जाना चाहिए, सब कुछ एक साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी फेल हुआ तो आपका पूरा एनवायरनमेंट स्टक हो जाएगा। और अगर स्टेजेस में रहेगा तो जितना आपने कंप्लीट कर लिया था, आपको पता रहेगा इतना मैंने कर लिया, और अभी ये चेंजेस किए, इसको मैं रोल आउट करूंगा, सिर्फ इतना ही कोई। ठीक है। अभी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट समझे। अगर हम विंडोज सर्वर 2016 हो, 2019 हो, या 2022 हो, तीनों की ऑलमोस्ट सेम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है मेरी, ये माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में मुझे चाहिए 1.4 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट प्रोसेसर। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बोलता है अगर आपके पास 2 गीगाहर्ट्ज है, उसके से फास्टर हो तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है। मिनिमम 512 MB रैम चाहिए मुझे सर्वर कोर के लिए, जो मेरा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर मेरा जीयूआई है, ठीक है, जीयूआई, तो मुझे 2 GB ऑफ रैम चाहिए। और रिकमेंडेड है 2 GB यहाँ उससे है। अगर मेरा सर्वर कोर मशीन है, या मैं सिर्फ ब्लैंक ओएस इंस्टॉल कर रहा हूँ, ब्लैंक ओएस इन द सेंस उस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा, ठीक है, कोई सर्वर रोल डिप्लॉय नहीं करूंगा, तो मिनिमम हार्ड ड्राइव चाहिए मुझे 32 GB। और रिकमेंडेड है 40 GB या उससे बेहतर, उससे ज्यादा। अगर आप कोई रोल इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी का रोल हो गया, डीएनएस का रोल हो गया, डीएचसीपी का हो गया, फाइल सर्वर का हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको उसके अनुसार हार्ड ड्राइव का स्टोरेज देना पड़ेगा। उसके अलावा डीवीडी रोम ड्राइव चाहिए अगर आप फिजिकल मीडिया से इंस्टॉल करना चाहते हैं। नहीं तो यूएसबी ड्राइव चाहिए अगर आप यूएसबी से आईएसओ, मतलब यूएसबी ड्राइव में बूट टेबल बना के इंस्टॉल करना चाहते हैं। आपको सुपर बीजीए मिनिमम मॉनिटर चाहिए 800 बाय 600 रेजोल्यूशन का। और रिकमेंडेड है XVGA 1024 बाय 768 का। आजकल तो हमारे मॉनिटर्स या सिस्टम्स हायर रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं, यानी टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, तो हमने जीओ इंस्टॉलेशन भी देख लिया है, सर्वर कोर का इंस्टॉलेशन भी देख लिया है। ठीक है। और अभी फुल जीयूआई तो हमने इंस्टॉलेशन देखा, सर्वर कोर जो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन मेथड है। ठीक है, हमने देखा था बाय डिफॉल्ट सर्वर कोर सिलेक्टेड होता है, हमको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस एक्सप्लिसिटली सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब हमको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो मेरा कोर इंस्टॉल हो गया। अभी कोर इंस्टॉल हो गया, अगर मेरा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। फायदा ये है कि उसका मिनिमल अटैक सरफेस है, क्योंकि उसमें यूआई है ही नहीं। उसके स्मॉल फुटप्रिंट है, स्मॉल फुटप्रिंट यानी लेस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हमको। और 90% जो हमारे पास अपडेट्स आते हैं जीयूआई के लिए आते हैं। तो हमारा जो सर्वर कोड है हाईली रिलायबल है, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर अपडेट्स जो आएंगे वो 90% जीयूआई के लिए आएंगे, 10% ही कोर फीचर्स के अपडेट आएंगे। ठीक है।
अभी हम सर्वर कोड को इजीली मैनेज कर सकते हैं विन रिमोट सर्वर टूल्स, रिमोट सर्वर या रिमोट मैनेजमेंट टूल्स के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास पावर सेल मैनेज करने के लिए, आरसेट रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स है मैनेज करने के लिए, तीन मैकेनिज्म है हमको मैनेज करने के लिए। ये तो हमारे फायदे हो गए। नुकसान क्या है? नुकसान कुछ भी नहीं है, बस आपको मैनेज करना है। अगर पावर से अगर विन आरएम टूल आप मैनेज के थ्रू मैनेज नहीं करना चाहते और कमांड के थ्रू ही करना चाहते हो, तो आपको कमांड्स पता होना चाहिए, मैक्सिमम कमांड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पावर सेल क्या है? पावर सेल हमने देखा कि हम पावर सेल यूज कर सकते हैं मैनेज करने के लिए। तो पावर सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जो इनबिल्ट आता है विंडोज में। ठीक है, जो टास्क ऑटोमेशन और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। मतलब टास्क ऑटोमेशन, हम कुछ भी चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स लिख के, और कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी है। मतलब हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है या सर्वर को मैनेज करना है, हम इजीली पावर शेल के थ्रू कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है और ये कमांड लाइन शेल पे बेस्ड है, और इसके साथ एक एसोसिएटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आती है। एसोसिएटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आती है। सो पहले क्या था, ये विंडोज का कंपोनेंट ही था खाली, लेकिन जैसे हम विंडोज पावर शेल बोलते थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इसे ओपन सोर्स बना दिया और क्रॉस प्लेटफॉर्म बना दिया। एक तो ओपन सोर्स बन गया, यानी फ्री में कोई भी यूज कर सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी आप चाहे लिनक्स यूज कर रहे हो, यूनिक्स यूज कर रहे हो या विंडोज यूज कर रहे हो, आप किसी पे भी पावर शेल को यूज कर सकते हो। इसे ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाया गया 18 अगस्त 2016 में, और इसका नाम दिया गया पावरशेल कोर। जो ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी जो मेरा कोई भी मशीन पे चलेगा उसे हम पावरशेल कोर बोलते हैं, लेकिन जो विंडोज के अंदर आता है उसे हम विंडोज पावरशेल बोलते हैं। मेरे विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट विंडोज पावरशेल आएगा। जो मेरा विंडोज पावरशेल है वो बेस्ड है डॉटनेट फ्रेमवर्क पे, और जो मेरा पावरशेल कोर है वो बेस्ड है डॉटनेट कोर पे। तो डॉटनेट कोर एक स्मॉल टूल टूल है जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाएगा पावरशेल कोर के साथ। लेकिन विंडोज पावरशेल को हमको डॉटनेट फ्रेमवर्क देना पड़ेगा, जो एक बड़ा टूल है। ठीक है, ज्यादा रैम चाहिए और ज्यादा फ्रेमवर्क चाहिए। क्यों? क्योंकि वो विंडोज पे बेस्ड है पूरा। तो ऐसा नहीं कि मैं डॉटनेट कोर मेरे सॉरी पावरशेल कोर मेरे विंडोज का मशीन पे इंस्टॉल नहीं कर सकता, मैं विंडोज का मशीन पे भी पावरशेल कोर इंस्टॉल कर सकता हूँ। पावर शेल के में हमारे पास दो कंसोल आते हैं। एक तो जो ब्लू कंसोल आता है जिसे हम विंडोज पावर शेल कंसोल बोलते हैं, और दूसरा आता है विंडोज पावरशेल आईएससी। ठीक है, इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इज वन ऑफ दी टू होस्ट कौन से हैं? एक तो मेरा पावरशेल कंसोल है और एक विंडोज पावरशेल आईएससी है। ठीक है, ठीक है। अभी इस वन ऑफ दी टू होस्ट फॉर दी विंडोज पावरशेल इंजन एंड लैंग्वेज। मतलब विंडोज पावरशेल आईएससी मेरा दो कंसोल में से एक कंसोल है, जिसके साथ मतलब दोनों के साथ पावरशेल इंजन भी है और लैंग्वेज भी है। राइट, सो पावरशेल आईएससी का क्या फायदा है? तो पावरशेल आईएससी में हम स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं और टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जो हमारे पास पावरशेल कोर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पावरशेल कोर में अवेलेबल नहीं है। और आईएससी में हमको क्या बेनिफिट है? उसमें हम सिंटेक्स कलरिंग ऐड कर सकते हैं, टैग कंप्लीशन है हमारे पास, उसका इंटेलिजेंस है वो ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर देगा भाई आगे इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, कौन से पैरामीटर्स यूज करते हो। हमारे पास विजुअल डिबगिंग आ जाता है और कंटेंट सेंसिटिव हेल्प भी आ जाता है हमारे पास पावरशेल में। ठीक है, सर्वर कोड हमने कैसे कॉन्फ़िगर करना है देख लिया है, कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी हमने वर्क ग्रुप मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल, जैसे हम वर्क ग्रुप मॉडल को पीयर टू पीयर मॉडल बोलते हैं और डोमेन मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं, ये भी हमने देख लिया है। वर्क ग्रुप मॉडल में क्या होता है? ऑल कंप्यूटर्स आर पीयर्स, और कोई भी कंप्यूटर किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकता। हर एक कंप्यूटर के पास खुद के अकाउंट्स होते हैं, और उस कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए हमें उस मशीन पे अकाउंट होना जरूरी है। ये हमारा वर्क ग्रुप मॉडल है। डोमेन मॉडल में क्या होता है? एक या एक से ज्यादा सर्वर्स होते हैं हमारे, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स उन सर्वर्स को मैनेज करते हैं और उनसे सिक्योरिटी एंड परमिशंस अप्लाई करवाते हैं सारे कंप्यूटर्स पे हमारे जो डोमेन में है। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये हमारा काम आसान कर देता है, क्योंकि सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं हमारे सर्वर के एंड से ही सारे कंप्यूटर्स पे या
सारे परमिशंस पॉलिसीज अप्लाई हो जाते हैं सारे कंप्यूटर्स पे सर्वर्स के कभी। ठीक है, तो हम एक ग्लिम्स देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, डोमेन ट्री फॉरेस्ट है, एडी इंस्टॉलेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पे हम थोड़ा ग्लिम्स डालेंगे और एडी ऑब्जेक्ट्स कौन से इस पे हम एक ग्लिम्स डालेंगे। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी हमारा क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी हमारा एक डायरेक्टरी सर्विस है। ठीक है, एक डायरेक्टरी सर्विस है जो सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके रखता है। तो भाई इसके पास क्या इंफॉर्मेशन? सारे यूजर अकाउंट्स का और जो भी हमारे शेयर्ड रिसोर्सेस है नेटवर्क पे, उन सबका इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे हमारे पास बुक डायरेक्टरी आती है, ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरी आती है, या फोन बुक है हमारे फोन में। तो क्या है इसमें? हर एक यूजर का मैं किसी भी बंदे का फोन नंबर डाल के रख सकता हूँ। ठीक है, हर एक बंदे का यूनिक नंबर रहेगा। ठीक है, उसकी ईमेल, उसका व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, उसका कंपनी नेम वगैरह वगैरह डिटेल्स डाल के रख सकता हूँ। इसी तरह मेरे एनवायरनमेंट पे मेरा डायरेक्टरी सर्विसेज, जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बोलते हैं, उसे हम कंफिगर करके रख सकते हैं, जो सारे ऑब्जेक्ट्स का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। और ये मेरा एक सेंट्रलाइज्ड हायरार्किकल डेटाबेस है। मेरा एक सेंट्रलाइज्ड हायरार्किकल डेटाबेस है जो डोमेन कंट्रोलर पर बैठता है। सिर्फ डोमेन कंट्रोलर्स पे ही ये डेटाबेस रहेगा। और इस डेटाबेस को हम बोलते हैं एनटीडीएस डॉट टीआईटी डॉट डीआईटी। अगर मेरा वर्क ग्रुप मशीन है, वर्क ग्रुप मशीन है, तो उसमें भी डेटाबेस रहेगा। तो उसमें जो डेटाबेस रहेगा उसे हम सैम बोलते हैं, सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर। सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर, ठीक है, जो लोकल मशीन पे स्टोर होता है। और एक्टिव डायरेक्टरी में हम डेटाबेस बोलते हैं सी, जो है एंटिटीज डॉट डीआईटी, जो स्टोर होता है सी विंडोज एनटीडीएस के फोल्डर में। और इसका फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज डॉट डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री। और ये मेरा जो प्रोटोकॉल है बेस्ड है X.500 या LDAP के प्रोटोकॉल पे। LDAP यानी लाइट वेट डायरेक्टरी प्रोटोकॉल है। LDAP के पहले हम यूज करते थे DAP, डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल हमारा कम्युनिकेशन में ट्रैफिक बहुत जनरेट करता था, तो हम लोग लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल लाए। और ये जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी कर्बरोस प्रोटोकॉल यूज करता है, कर्बरोस थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल है। आज के डेट में यूज करता है 6.1 वर्जन कर्बरोस का, कर्बरोस 6.1। और ये थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल है, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोटोकॉल नहीं है। हम कितने सारी जगह पे हम कर्बरोस प्रोटोकॉल यूज करते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, जूनिपर हो, एक्सेट्रा। ठीक है, जो थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं। प्लस ये कंसिस्टेंट सिंक बनाए रखता है पीयर डोमेन कंट्रोलर्स पे। ठीक है, जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में डोमेन कंट्रोलर रहेंगे उस पे डेटा रेप्लिकेट करता रहेगा वो। ठीक है, अगर मैंने कोई यूजर बनाया तो वो दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे पुश कर देगा। ठीक है, और ये एक्सटेंसिबल है, यानी मैं दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के टेक्नोलॉजी डाल के इसको दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, स्कीमा इसका एक्सटेंड करके। और ये दूसरे डोमेन्स और ट्रीज के साथ काम करता है। ठीक है, दूसरे डोमेन्स और ट्रीज के साथ काम करता है। अभी तो एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर्स क्या है? तो एक्टिव डायरेक्टरी मुझे लॉग ऑन एंड ऑथेंटिकेशन सर्विस देता है कर्बरोस प्रोटोकॉल के थ्रू। मुझे मदद करता है सेंट्रली उसे मैनेज करने में। ठीक है, सेंट्रलाइज रिसोर्स मैनेजमेंट है मेरे पास। और डिसेंट्रलाइजेशन भी है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी भाई मेरे पास दो जूनियर एडमिन है, फॉर एग्जाम्पल एक टीना है, एक तान्या है। टीना को मैं बोलता हूँ कि टीना, जो भी नए यूजर बनाने के आते हैं, पासवर्ड रीसेट आता है या उनको डिलीट करना है, क्लीन अप करना है, ये तेरी तेरी जिम्मेदारी है, मैं तुझे डेलीगेशन दे रहा हूँ। ठीक है, यानी तू ये सब देख रही। तन्या को मैं बोलता हूँ जो भी परमिशंस के लिए रिक्वेस्ट आती है, भाई फोल्डर्स बनाओ, इस फोल्डर को ये परमिशन देनी है, यूजर को, ग्रुप को। नो डाउट दोनों दोनों सिनेरियो में हमको अप्रूवल्स लगेंगे, जो भी टिकटिंग टूल काम करता है या जो भी अप्रूवल मैकेनिज्म है। ठीक है, तो तान्या को मैंने बोल दिया तू परमिशंस देखेगी, परमिशंस पे कोई भी रिलेटेड रिक्वेस्ट आता है
और मैंने टीना को बोल दिया यूजर मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट आता है वो तू देखेगी, यानी मैंने मेरा काम डेलीगेट करके, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके काम करना। ठीक है, हम जूनियर एडमिन्स को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं, हम सारे यूजर अकाउंट्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स और सारे नेटवर्क रिसोर्सेस हम सेंट्रली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं। हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो हमने देखा है। फिर से हम उसका थियरी पढ़ेंगे, एक एक ग्लिम्स देखेंगे। ठीक है, हमारे ऑथराइज यूजर को ये एनेबल करवाता है कि आप इजीली नेटवर्क रिसोर्सेज को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, जिस पे भी आपको परमिशन चाहिए। अभी एक्टिव डायरेक्टरी का पर्पस क्या है, तो एक्टिव डायरेक्टरी एक लॉजिकल सिक्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, लॉजिकल है और सिक्योर है। ठीक है, तो हम डोमेन से इसको सिक्योर भी करते हैं और लॉजिकल। ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते फिजिकली, हम कोई भी मशीन को मूव नहीं करते हैं, हम लॉजिकली उसको डोमेन के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सो क्रिएटिंग द इनिशियल डोमेन कंट्रोलर, जब मैं फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिएटिंग द इनिशियल डोमेन कंट्रोलर ऑल्सो क्रिएट्स द डोमेन ऑटोमेटिकली। जब मैंने डोमेन कंट्रोलर बनाया तो उसने डोमेन बना दिया। हम हम डोमेन नहीं बना सकते बिना कम से कम एक डोमेन कंट्रोलर के। हमको डोमेन बनाने के लिए कम से कम एक डोमेन कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, तो हमको एक डोमेन कंट्रोलर मिनिमम चाहिए। और हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम इसको डीएनएस डोमेन नेम के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Microsoft.com, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से, रिप्रेजेंट करते हैं हम ट्रायंगल से। ठीक है, तो भाई डोमेन कंट्रोलर क्या है, तो डोमेन कंट्रोलर मेरा एक सर्वर है जो जिसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके उसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और वो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का डेटा का एक कॉपी स्टोर करता है, एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस का, जिसे हम entities.dit बोलते हैं, और sysvol फोल्डर में कॉपी स्टोर करता है। तो भी sysvol फोल्डर पे क्या है, sysvol फोल्डर में मेरी सारी ग्रुप पॉलिसीज रहती है। ठीक है, और इन ग्रुप पॉलिसीज के थ्रू मैं मेरे एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है, जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है, ठीक है, वो सारे डोमेन कंट्रोलर्स पे होता है एक्सेप्ट आरओडीसी पे। एक्सेप्ट आरओडीसी पे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स पे मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस नहीं होगा। ठीक है, ऑन ऑल डोमेन कंट्रोलर्स आर रीड राइट कॉपी ऑफ बोथ ntds.dat and sysvol फोल्डर स्टोर। मेरे सारे डोमेन कंट्रोलर्स जो रीड राइट है, आरओडीसी नहीं है, उन सब पे एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस ntds.dat और sysvol का फोल्डर, ये सारे स्टोर होंगे, ये सारे स्टोर होंगे। ठीक है, उसके अलावा entities.dat मेरा डेटाबेस है, और sysvol फोल्डर कंटेन्स मेरा ग्रुप पॉलिसी का सेटिंग्स, मेरा ग्रुप पॉलिसी का सेटिंग्स कंटेन रखता है। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, उसको हम दूसरे चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख लिया है, हमारे पास डोमेन ट्री फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर में डोमेन कंट्रोलर, साइट्स का चैप्टर देखना बाकी है हमें। ठीक है, तो साइट्स के चैप्टर को हम, अगर हमें आज टाइम मिलेगा तो हम आज कवर कर लेंगे, नहीं तो उसको दूसरे सेशन, नेक्स्ट सेशन के लिए पेंडिंग रखेंगे। फिर ट्री और फॉरेस्ट का भी हमने कंसेप्ट देख लिया। एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास यूजर्स है, ग्रुप्स है, कंप्यूटर्स है, नेटवर्क रिसोर्सेज है, शेयर फोल्डर, प्रिंटर, स्कैनर्स है, ओयूज है, साइट्स है और साइट लिंक्स है। तो साइट लिंक्स हम साइट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओयूज का एक ग्लिम्स हम आज देख लेते हैं। ओयूज तो हमने ऐसे देख लिया है। ठीक है, हमने ओयू बनाया था, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ओयूज बनाए, देखा है कि नहीं देखा है हमने ओयूज का चैप्टर? यस, नो? यस, सभी हाँ सर, डिटेल देखा था। मल्टीपल देखा? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाए थे हमने, ये सर। हाँ, ठीक है। तो फिर हमने क्लाइंट और मेंबर सर्वर का भी कंसेप्ट समझ लिया था। कोई भी मशीन जिसके पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और डोमेन को ज्वाइन करता है तो उसे हम क्लाइंट बोलते हैं,
एग्जाम्पल है मेरे पास विंडोज 2000 प्रोफेशनल, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11, राइट। ये सारे मेरे एग्जाम्पल्स है क्लाइंट मशीन के। उसके अलावा मेंबर सर्वर से, तो मेंबर सर्वर क्या है? कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जब मेरे डोमेन को ज्वाइन करता है उसे हम मेंबर सर्वर या डोमेन मेंबर मशीन बोलते हैं। इसे हम क्लाइंट या वर्क स्टेशन बोलते हैं। ठीक है। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है विंडोज 2000 सर्वर, विंडोज 2000 सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, विंडोज सर्वर 2008 R2, विंडोज सर्वर 2012 2012 R2, विंडोज सर्वर 2016, 2019, 2022, 2025। ठीक है। फिर लोकल यूजर अकाउंट्स और डोमेन यूजर अकाउंट्स भी हमने समझ लिए थे। सो लोकल यूजर अकाउंट मेरा लोकल डेटाबेस में स्टोर होता है जिसे हम सैम बोलते हैं। ठीक है। डोमेन यूजर अकाउंट मेरा एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर होता है जिसे हम mkds.dit डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है। लोकल यूजर्स जनरली हम वर्कग्रुप मॉडल में यूज करते हैं। डोमेन यूजर्स हम डोमेन मॉडल में यूज करते हैं। लोकल यूजर उसी मशीन पर लॉग इन कर सकता है जहां उसका अकाउंट बनाया गया है। और डोमेन यूजर्स कोई भी मशीन पर लॉग इन कर सकते हैं जो मशीन डोमेन का हिस्सा है, डोमेन का पार्ट है या डोमेन में ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। तो ओयू हम सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं, हमने कंसेप्ट देख लिया, लैब देख लिया है। ठीक है। ये मेरा लॉजिकल कंटेनर है जो एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स कंटेन करता है, जैसे यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स या दूसरे ओयूज होते हैं उसके अंदर, इसलिए हम उसे सब ट्री भी बोलते हैं। और ये परमिशन के लिए यूज नहीं होता है, ये ग्रुप पॉलिसीज के लिए यूज होता है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है हमारे ग्रुप पॉलिसीज के साथ। तो क्या फायदा है इसका? इससे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मिनिमाइज कर सकते हैं। और हम इससे एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मेरे जो भी यूजर्स हैं, अगर मैं कमांड से क्रिएट करता हूँ तो कहाँ लैंड होंगे? मेरे यूजर्स के कंटेनर में लैंड होंगे। और मेरे कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स के कंटेनर में लैंड होंगे। एंड मैं कोई भी मशीन डोमेन से ज्वाइन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो कंप्यूटर्स के कंटेनर में जाके लैंड होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई कोई भी मशीन डोमेन ज्वाइन हो वो दूसरे ओयू में जाए, तो मैं कमांड रन कर सकता हूँ रीडायरेक्ट सीएमपी। ठीक है। RED डायरेक्ट DIR डायरेक्ट है, CMP कंप्यूटर है। इस कमांड को रन करके मैं ये पाथ चेंज करके रख सकता हूँ। यानी बाय डिफॉल्ट कोई भी मशीन डोमेन में ज्वाइन करता है तो वो मेरे ओयू में जाके लैंड करे, ताकि बाय डिफॉल्ट उसे कोई डिफॉल्ट पॉलिसीज मिल जाए। अगर वो कंप्यूटर्स के कंटेनर में जाके लैंड करेगा तो मेरा कंप्यूटर्स का कंटेनर एक कंटेनर है, ओयू नहीं है, इसलिए उस पर कोई ग्रुप पॉलिसीज नहीं लगती है। तो क्या होगा? उस पर कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी और वो मशीन नेटवर्क के बाहर चला जाएगा। इसी तरह हम यूजर्स के कंटेनर को भी डिफॉल्ट रिडायरेक्ट करवा के दूसरी जगह क्रिएट करवा सकते हैं। और ओयूज को हम यूज करते हैं डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल के लिए। ठीक है। मैं डेलीगेट कर सकता हूँ कंट्रोल एक या ज्यादा यूजर्स को, जैसे मैंने टीना और पैने का एग्जाम दिया, ताकि यूजर्स उस ओयू को मैनेज कर सके, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल क्या है? तो डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग मैनेजमेंट ऑफ ओयूज। यानी मैं डेलीगेट करता हूँ दूसरे यूजर्स को, भाई तुम ये ओयू मैनेज करो, आप ये ओयू मैनेज करो, इसमें यही है कि आप काम कर सकते हो। ठीक है। असाइनिंग, ये मेरा आंसर हो गया, जस्ट मोमेंट। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही। ओके। असाइनिंग मैनेजमेंट ऑफ एन ओयू टू अनदर यूजर और ग्रुप और सम लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। यानी हम किसी दूसरे यूजर को या दूसरे यूनिट एडमिन को हम कुछ लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दे रहे हैं उस ओयू को मैनेज करने के लिए, उसे हम डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो क्या फायदे हैं? ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इजी कर देता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क किसी दूसरे यूजर और ग्रुप को। कहाँ बेनिफिट है? अगर हमारे पास स्मॉलर ऑफिस है या लिमिट एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप है या अगर हम इंटर्न्स को कुछ काम देना चाहते हैं तो हम ये दे सकते हैं, भाई तुझे पासवर्ड रीसेट करने हैं यूजर्स के लिए, तुझे नए यूजर्स बनाने हैं,
तुझे ग्रुप्स बनाने हैं, ये हम डेलीगेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हर एक कंप्यूटर के पास भी एसआईडी होती है। तो एसआईडी क्या है, हर एक यूजर के पास एसआईडी होती है, यानी हर एक यूजर को एक सिक्योरिटी आईडी दी जाती है। ये हम एफएसएम और रोल्स में, मतलब रोल्स में हम इसे समझेंगे। ठीक है, हर एक कंप्यूटर को एक एसआईडी दी जाती है, हर एक यूजर को भी एसआईडी दी जाती है, जिसे हम सिक्योरिटी आइडेंटिफायर बोलते हैं। अभी जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी, वो किसी भी यूजर, किसी भी ग्रुप को, किसी भी कंप्यूटर को ऐसे नहीं पहचानेगा, भाई हाँ अच्छा तेरा नाम टीना है, तेरा नाम तान्या है, मैं तो को नहीं जानता हूँ। वो सिर्फ एसआईडी के थ्रू पहचानेगा। जैसे हम कोई बैंक में जाते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, तो बैंक वाला हमको किस नाम से जानता है, हमारे अकाउंट नंबर से जानता है, हमारे अकाउंट नंबर से जानता है। लेकिन हमारा एक्चुअल में वहां पे अकाउंट नंबर एक सिर्फ नंबर है। हमारा अकाउंट, मैं मल्टीपल अकाउंट बना सकता हूँ, मैं 3 अकाउंट बना सकता हूँ। तो लेकिन तो तीन अकाउंट से मेरे अकाउंट नंबर जाने जाएंगे, लेकिन मैं कैसे जाना चाहूंगा, मैं कस्टमर आईडी से जाना चाहूंगा, मैं कस्टमर आईडी से जाना चाहूंगा बैंक। ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर्स, भले हम नेम से पहचानेंगे उसको, लेकिन उनका जो एक्टिव डायरेक्टरी में आइडेंटिफिकेशन होगा वो एसआईडी से होगा। एसआईडी एक यूनिक नंबर है, 48 कैरेक्टर्स, सॉरी आई फॉरगॉट, 64 कैरेक्टर्स का है, 48 कैरेक्टर। ठीक है, सो इसी तरह हर एक कंप्यूटर को भी एसआईडी होता है, उसका भी यूजर नेम होता है, उसका भी पासवर्ड होता है। ये यूजर नेम एंड पासवर्ड जो होता है, एस आईडी तो एडी ने दे दिया, लेकिन यूजर नेम एंड पासवर्ड भी उसको ऑटोमेटिकली एडी दे देता है जब वो पहली बार डोमेन में ज्वाइन करता है। अगर वो 30 दिन तक डोमेन में रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, जनरली क्या होता है, लॉगिन ऑन टू डोमेन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट्स अ सिक्योर चैनल। जब भी कोई यूजर कंप्यूटर पर लॉगिन करता है, तो एक सिक्योर चैनल बनता है कंप्यूटर का एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर के साथ। ठीक है, और अगर कोई यूजर लॉगिन कर रहा है लेकिन हम लोग घूम रहा है बाहर, ऑफिस आ नहीं रहा है, ठीक है, तो वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ तो सिंक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस एवज में क्या होगा, वो 30 दिन से ज्यादा बाहर है, 30 दिन के अंदर एक बार भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो 30 डेज से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, उसका सिक्योर चैनल ब्रेक हो जाएगा। तो या अगर वो 30 दिन तक तो ऑफिस आ रहा है, रोज ऑफिस आ रहा है, उसका ओएस रीइंस्टॉल हो गया, या उसका लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी आउट ऑफ सिंक हो गया, तो इन सब चीजों के एवज में उसको इस तरह का एरर आ सकता है। कि मेरे विंडोज 7 का एरर है, क्या दिखा रहा है, द ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी वर्क स्टेशन एंड द प्राइमरी डोमेन फेल्ड। या तो ये एरर हो सकता है, मेरे विंडोज 8 के मशीन पे ऐसा एरर हो सकता है, या विंडोज 10 के मशीन पे, विंडोज 11 के मशीन पे ऐसा एरर आ सकता है, सर्वर मशीन पे भी सेम एरर देखेगा। यानी एरर देखो, आप पढ़ोगे द ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी वर्क स्टेशन एंड दी प्राइमरी डोमेन फेल्ड, मेरे सारे एरर सेम है, स्क्रीन डिफरेंट है सिर्फ। ठीक है, उसका अपील्स डिफरेंट है, लेकिन एरर मैसेज मेरा सेम है। तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो उस कंप्यूटर को फिर से डोमेन ज्वाइन रीजॉइन कर दो, ठीक है, रीसेट कंप्यूटर रीजॉइन डोमेन। ठीक है, तो आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर्स में जाके उसे रीसेट कर सकते हो, और मैन्युअली उस कंप्यूटर को रीजॉइन कर सकते हो। आप डीएस मोड कमांड रन कर सकते हो कंप्यूटर पे, और उसे रीसेट कर सकते हो, फिर उसे रीजॉइन कर सकते हो, या एनएल टेस्ट रन कर सकते हो। तो कभी कभी इससे भी रिजॉल्व हो जाता है, तो उसे ना रीजॉइन ना रीबूट करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पावर शेल से भी आप जो रीजॉइन करवा सकते हो, तो ये रिजोल्यूशन मेथड से रिजॉल्व करने के लिए एरर्स। ठीक है, अभी प्रोफाइल्स, हमने प्रोफाइल्स भी देख लिए हैं, करेक्ट, देखे हमने प्रोफाइल, लोकल, रोमिंग और मैंडेटरी। यस, देख लिया सर। ठीक है, सो प्रोफाइल्स भी देख लिए, ग्रुप्स बाकी है। ठीक है, हमने ग्रुप्स नहीं देखे हैं, तो अभी हम ग्रुप्स देखें कि साइट्स देखें, ग्रुप्स देख लेते हैं। ठीक है, ग्रुप्स देख लेते हैं। तो हम अगर ग्रुप्स की बात करें, तो ग्रुप क्या है, जनरली ग्रुप्स आर यूज्ड टू कलेक्ट यूजर अकाउंट्स। हम सिमिलर टाइप ऑफ यूजर अकाउंट्स बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे सेल्स यूजर हो गए,
तो मैंने एक ही ग्रुप में उसको डाल दिया, मैंने एक ही ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। एक मिनट।
सो हम ग्रुप की बात कर रहे थे, ठीक है। सो ग्रुप क्या है, ठीक है। जैसे मुझे सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, किसी भी एक जगह ऑर्गेनाइज करने हैं और उनको परमिशन देनी है। जैसे मेरे पास सेल्स यूजर है, ठीक है, तो मैंने एक सेल्स ग्रुप बना दिया, फिर एक सेल्स फोल्डर रहेगा, ठीक है। और इस सेल्स फोल्डर पे मुझे सेल्स यूजर को परमिशन दे देनी है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। इस तरह हम ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। सो अभी इसी तरह हम यूजर अकाउंट्स को भी ग्रुप में डाल सकते हैं, कंप्यूटर अकाउंट्स को भी ग्रुप में डाल सकते हैं। उसके अलावा हम दूसरे ग्रुप्स को दूसरे ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हैं, जिसे हम ग्रुप नेस्टिंग बोलते हैं। मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, और मेरी स्क्रीन विजिबल है, करेक्ट? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। सो इसे हम क्यों डालते हैं? क्योंकि हम एक मैनेजेबल यूनिट में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल्स ग्रुप है और एक मार्केटिंग ग्रुप है। अभी मैं चाहता हूं मुझे एक सेम फोल्डर पे उनको देना है परमिशन, तो या तो मैं दोनों ग्रुप को इधर डाल दूंगा, या मैं क्या करूंगा, एक और ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, एक और ग्रुप बनाऊंगा जिसमें दोनों ग्रुप्स को डाल दूंगा। रेस्ट अलग अलग यूजर्स को नहीं डालूंगा, उस ग्रुप में उन दोनों ग्रुप्स को ही डाल दूंगा, ठीक है। सो हर एक इंडिविजुअल यूजर के साथ काम करने के बदले हम उनका ग्रुप बना सकते हैं, जो हमें हमारे मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी बनाता है, ठीक है। और इसका कोई रिलेशन नहीं है हमारे ओयू के साथ। उसके अलावा हमारे पास और एक कंसेप्ट है ग्रुप स्कोप। ग्रुप स्कोप क्या है? हम किस टाइप का ग्रुप बना सकते हैं, तो हम पहले देखेंगे किस टाइप के ग्रुप्स है। उसके बाद उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ उसकी पहुंच है, मतलब कहाँ कहाँ उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हमारे पास दो टाइप के ग्रुप्स है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप और सिक्योरिटी ग्रुप। तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप हम जनरली ईमेल पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसे हम एक्सचेंज के लैंग्वेज में डीएल भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक सेल्स का डीएल बना लिया, सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बना लिया, और उसमें 5 मेरे सेल्स के यूजर्स है, पांचों को डाल दिया। तो जब भी उस सेल्स के डीएल पे मेल आएगा, उन सारे 5 यूजर रिसिपिएंट्स को मिल जाएगा, पांचों यूजर्स को मिल जाएगा। लेकिन मैं उसे परमिशंस के लिए यूज नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी ग्रुप परमिशन के लिए बनाना है, तो मुझे सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये ग्रुप मेरा परमिशंस के लिए असाइन होता है। अभी सिक्योरिटी ग्रुप के पास मेरा एक एसआईडी अलोकेट होगा, जबकि मेरे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को एसआईडी अलोकेट नहीं होता है, एसआईडी अलोकेट नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब मैं सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया, अगर मैंने एचआर का सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया, तो मैं एचआर का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप अलग से बनाना पड़ेगा? नहीं, आप सिक्योरिटी ग्रुप को ही डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। यानी सिक्योरिटी ग्रुप मेरा दोनों पर्पस सॉल्व करता है, परमिशंस का भी और ईमेल का भी। लेकिन अगर मुझे कोई ग्रुप चाहिए जो मुझे परमिशन के लिए यूज नहीं करना है, सिर्फ ईमेल के लिए चाहिए, तो मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाऊंगा, तो मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाऊंगा। इसके अलावा हमारे पास दो और ग्रुप्स होते हैं, जिसे हम डिफॉल्ट ग्रुप्स और स्पेशल ग्रुप्स बोलते हैं। तो डिफॉल्ट ग्रुप हमारे डिफॉल्ट ग्रुप्स में होते हैं, डिफॉल्ट यूजर्स के फोल्डर में होते हैं। और हमारे पास बिल्ट इन ग्रुप्स भी होते हैं, बिल्ट इन ग्रुप्स, ठीक है। तो बिल्ट इन ग्रुप्स कौन से हैं हमारे? एक तो बिल्ट इन ग्रुप्स हमारे सिस्टम के होते हैं, डिफॉल्ट ग्रुप्स हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के रहेंगे। स्पेशल ग्रुप्स हमारे दूसरे पर्पस के लिए रहेंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये मेरा स्पेशल ग्रुप है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, हम देखते हैं कौन से ग्रुप्स बने हुए हैं डिफॉल्ट। और पहले मैं इस मशीन को ऑन कर दूं, हमारे पास कौन से डिफॉल्ट ग्रुप बने हुए हैं। इस मशीन को मैं ऑफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं टूल्स एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में चला गया हूँ, ठीक है, तो ये मेरा बिल्ट इन कंटेनर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ट इन ग्रुप्स आ गए। जैसे मेरा प्रिंट ऑपरेटर हो गया, हाइपर वी एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, गेस्ट आ गया, बैकअप ऑपरेटर आ गया, अकाउंट ऑपरेटर सब आ गया। तो ये मैं कोई भी सर्वर मशीन या कोई क्लाइंट मशीन डालूंगा, तो इनमें ये ग्रुप्स अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, ये ग्रुप्स अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। क्यों ये अवेलेबल रहेंगे? क्योंकि ये भाई मेरे बिल्ट इन ग्रुप्स है,
ये मेरे बिल्ट इन ग्रुप्स है। तो अगर मैं यूजर्स के कंटेनर पे आ गया तो ये मेरे डिफॉल्ट ग्रुप्स है। ठीक है, डोमेन यूजर्स आ गए, डोमेन गेस्ट आ गए, डोमेन कंट्रोलर्स का ग्रुप है, डोमेन कंप्यूटर्स का ग्रुप है, डोमेन एडमिन्स का ग्रुप है, डीएचसीपी यूजर्स का। ये डीएचसीपी यूजर्स और डीएचसीपी एडमिनिस्ट्रेटर्स का जब हमने डीएचसीपी सब बनाया था याद है, तो ग्रुप बने थे। ये डीएचसीपी एडमिनिस्ट्रेटर्स और डीएचसीपी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स का ग्रुप तब बनता है जब हम डीएचसीपी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास प्रोटेक्टेड यूजर्स है, स्कीमा एडमिन्स है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, सर्ट पब्लिशर्स है, क्लोनेबल डोमेन कंट्रोलर्स है। तो ये सारे मेरे डिफॉल्ट ग्रुप्स है। ये कहाँ से है? जब मैंने एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लॉय किया तब बने, तब ये मेरे ग्रुप्स बने। तो मेरे पास डिफॉल्ट और बिल्ट इन ग्रुप्स आते हैं, डिफॉल्ट और बिल्ट इन ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद अभी मेरे पास एक स्लाइड है। ठीक है, उसे हम समझेंगे। अभी मेरे पास ग्रुप स्कोप है। तो स्कोप क्या है? ठीक है, स्कोप मेरे पास चार टाइप के स्कोप्स है। उसका क्या पर्पस है हर एक ग्रुप का, स्कोप का, उसमें क्या क्या हम कंटेन कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको इस डायग्राम के बेसिस पे पढ़ने के बदले मैं इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। ठीक है, और उसके जरिए हम इसको समझेंगे। मैं व्हाइट बोर्ड लॉन्च कर देता हूँ। फिर तो मैं इसे विंडोज सर्वर हमारा बोर्ड है उस फील्ड से ले जाते हैं। ठीक है, हमने एक्टिव डायरेक्टरी को समझा था। एक्टिव डायरेक्टरी के बेसिस पे ही मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी मैं इसको डिलीट कर दूँ, उसकी मेरी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो let me इसे मैं बना पड़ा लेता हूँ। ठीक है, तो हमने ये डोमेन ट्री वाला सारा कंसेप्ट देख लिया है। डोमेन ट्री वाला कंसेप्ट देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एडी हमने देख लिया। अभी मेरे पास पहले सबसे पहले है लोकल ग्रुप। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक्सेल ओपन करता हूँ, उसमें लिखना चाहता हूँ। ठीक है, उसमें लिखता जाता हूँ और वही एक्सेल का टेबल मैं चैट में पेस्ट कर दूंगा। जस्ट मोमेंट, सेकंड। स्क्रीन जस्ट मोमेंट। हेलो। यस सर।
सॉरी, थोड़ा मेरा एक्सेल का सीन था, मेरे दूसरे स्क्रीन में चला, जस्ट अ मिनट। नो सर। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, सो हम थे ग्रुप पे। ओके, पहले हम बात करते हैं कि मेरा ग्रुप स्टोर क्या है। ठीक है, उसका यूसेज क्या है, उसका पर्पस का क्या है। ठीक है, तो अभी हर एक ग्रुप का मेरा पर्पस सेम रहेगा, तो मैं पर्पस को लास्ट में रखता हूँ, कैन कंटेन। ठीक है, तो मैं पहला मेरा ग्रुप स्कोप आ गया, फिर उसका यूसेज हो गया, कैन कंटेन, और उसका पर्पस क्या है। तो पर्पस मेरे ग्रुप का सारा सेम ही रहता है। ठीक है, फॉर्मेशंस का। ठीक है, तो पहले मेरा, मैं एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, पहले मेरा ग्रुप स्कोप है, सबसे पहले लोकल ग्रुप। ठीक है, पहले मेरे पास सबसे पहले है लोकल ग्रुप। ठीक है, लोकल ग्रुप का स्कोप है, तो लोकल ग्रुप कहाँ यूज होता है? मेरा लोकल मशीन पे। मेरा लोकल ग्रुप कहाँ होगा? लोकल मशीन पे। अगर मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे अगर मेरे पास एक क्लाइंट मशीन है, लोकल मशीन है, या मैंने कोई वो ग्रुप मशीन बनाया है जो फॉरेस्ट के लैंड में ही है। ठीक है, तो लोकल ग्रुप मेरा किसी भी लोकल मशीन पे बनेगा, और उस लोकल मशीन तक ही सीमित रहेगा, लोकल मशीन तक ही सीमित रहेगा। जस्ट अ मोमेंट। सॉरी, आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओके, सो लोकल ग्रुप मेरा लोकल मशीन पे यूज होता है। ठीक है, सो मेरा अगर लोकल ग्रुप है, उसका यूसेज क्या रहेगा? लोकल मशीन होगी। ठीक है, अभी ये क्या क्या कंटेन कर सकता है? अभी जैसे यहाँ हम हमारे डायग्राम में देखें, ये मेरा जो लोकल मशीन है, ये क्लाइंट मशीन है, डोमेन का मशीन है, लेकिन इसमें मैं लोकल ग्रुप बना सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या क्या कंटेन हो सकता है? क्या क्या कंटेन हो सकता है? तो मेरा कोई भी दूसरा डोमेन लोकल ग्रुप आ सकता है, फ्रॉम सेम डोमेन। ठीक है, यानी डोमेन लोकल ग्रुप आ सकता है सेम डोमेन में से। ठीक है, बट नॉट ऑन डोमेन कंट्रोलर। मैं डोमेन कंट्रोलर पे लोकल ग्रुप नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा दूसरा कोई भी ग्लोबल और यूनिवर्सल ग्रुप।
ठीक है। अभी ग्लोबल और यूनिवर्सल ग्रुप हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। वो कंटेन हो सकता है, ठीक है, किसी भी डोमेन में से, एनी डोमेन इन दी फॉरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा कोई भी मैं ग्लोबल ग्रुप फ्रॉम एनी ट्रस्टेड एक्सटर्नल डोमेन, मतलब फॉरेस्ट के बाहर से भी मैं दूसरा ग्लोबल ग्रुप डाल सकता हूं, ठीक है, फॉरेस्ट के बाहर, ठीक है। एक तो फॉरेस्ट के अंदर हो गया, ठीक है, तो फॉरेस्ट के अंदर मेरा डोमेन लोकल ग्रुप डाल सकता हूँ सेम डोमेन में से, जिस जो मशीन जिस डोमेन का हिस्सा है उस डोमेन में से कोई भी डोमेन लोकल ग्रुप। अगर दूसरा कोई डोमेन है, दूसरा कोई ट्री है, पूरे फॉरेस्ट में से कोई भी और डोमेन में से ग्लोबल और यूनिवर्सल ग्रुप भी डाल सकता हूँ मेंबरशिप में। और कोई भी ग्लोबल ग्रुप जो दूसरे डोमेन का है फॉरेस्ट के बाहर से, एक्सटर्नल ट्रस्टेड डोमेन, वो भी डाल सकता हूँ। अभी पर्पस क्या है, तो पर्पस तो हमारा सेम ही रहता है, लोकल कंप्यूटर राइट्स एंड रिसोर्स फॉर्मेशन, लोकल कंप्यूटर पे, ठीक है, डोमेन में लोकल कंप्यूटर पे। दूसरा ग्रुप ग्रुप है मेरे पास, पहले तो मैं इसको ऑफलाइन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ग्रुप है मेरे पास डोमेन लोकल, डोमेन लोकल ग्रुप स्कोप है, ठीक है। अगेन इसका परमिशंस क्या होगा, लोकल की जगह पे डोमेन राइट्स, डोमेन में राइट्स एंड रिसोर्स परमिशन देना है मुझे, ठीक है। मैं इसको कहाँ यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कहाँ यूज होगा ये, तो मैं जहाँ जिस डोमेन में ये बना है लोकल डोमेन में यूज कर सकता हूँ खाली, ठीक है। अगर मेरा जो स्कोप है, ठीक है, अगर मैंने ग्रुप इस डोमेन में बनाया है, ठीक है, पहले तो बनेगा डोमेन कंट्रोलर पे, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बनेगा, ठीक है। पहले लोकल ग्रुप जो है मेरा, ठीक है, वो लोकल मशीन पे बनेगा, लेकिन जो बाकी के तीनों ग्रुप है मेरे डोमेन कंट्रोलर्स पे ही बनेंगे अंडर एक्टिव डायरेक्टरी के, क्योंकि बाकी के डोमेन ग्रुप्स है, ठीक है। तो बनेगा मेरा एक्टिव डायरेक्टरी में, तो इस डोमेन में बनाया है मैंने, तो इस डोमेन में कोई भी मशीन पे मैं यूज कर सकता हूँ परमिशन देने के लिए। इस डोमेन में नहीं यूज कर सकता। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये वाला ले लेता हूँ मार्क, ठीक है। तो सेम डोमेन में ही यूज कर सकता हूँ मैं, जिस डोमेन में मैंने उसको बनाया है। तो अभी भाई मेंबर भी तो बनाना पड़ेगा उसको, कोई मेंबरशिप भी तो देनी पड़ेगी। तो मेंबरशिप में सीन कैसा है, ये सेम मेंबरशिप दे सकता हूं मैं इस ग्रुप को भी, लेकिन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि ये तो डोमेन कंट्रोलर पे बनेगा, यानी डोमेन कंट्रोलर इसमें से एक्सेप्शन में चला गया, इससे एक्सेप्शन में चला गया, यानी मैं इसको डोमेन कंट्रोलर पे ही बनाऊंगा। और इसमें मेंबरशिप क्या आ सकती है, कोई भी डोमेन लोकल ग्रुप सेम डोमेन का, ठीक है, इसमें आ सकता है ग्लोबल और यूनिवर्सल ग्रुप किसी भी, ठीक है। मैं इधर इधर हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने समझो इस डोमेन कंट्रोलर पे एक डोमेन लोकल ग्रुप बनाया है सेल्स नाम का, सेल्स नाम का, तो इसी डोमेन में से कोई और डोमेन लोकल ग्रुप में डाल सकता हूँ, और पूरे फॉरेस्ट में से, इस डोमेन में से हो गया, इस डोमेन में से हो गया, इनमें से पूरे फॉरेस्ट में से मैं कोई भी ग्लोबल और यूनिवर्सल ग्रुप डाल सकता हूँ इसका मेंबर। और एक्सटर्नल कोई डोमेन हो मेरे पास, या एक्सटर्नल फॉरेस्ट जिसके साथ मेरा ट्रस्ट बना हुआ हो, उसमें से मैं ग्लोबल ग्रुप का भी मेंबरशिप डाल सकता हूँ, ग्लोबल ग्रुप का भी मेंबरशिप डाल सकता हूँ, ठीक है। यूज कहाँ होगा, इसे मैं सिर्फ इसी डोमेन में यूज कर सकता हूँ, ठीक है, डोमेन लोकल ग्रुप है, इसी डोमेन में यूज कर सकता हूँ।
लेकिन मैं मेंबर्स कहाँ से ऐड कर सकता हूँ, मैं पूरे फॉरेस्ट या फॉरेस्ट के बाहर से भी मेंबर्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, पूरे फॉरेस्ट या फॉरेस्ट के बाहर से भी मेंबर्स ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा ग्लोबल ग्रुप है, लेकिन मैं इस ग्लोबल को पार कर रखता हूँ, पहले हम यूनिवर्सल ग्रुप पे आ जाते हैं। यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, इसे मैं यूज कर सकता हूँ एनी डोमेन इन दी फॉरेस्ट। ठीक है, एनी डोमेन इन दी फॉरेस्ट, कोई भी डोमेन में यूज, कोई भी फॉरेस्ट, सॉरी, कोई भी डोमेन पे मैं फॉरेस्ट में यूज कर सकता हूँ। फॉर मी कौन कौन आएगा इसका मेंबर, सो कोई भी यूजर आ सकता है, कोई भी कंप्यूटर आ सकता है, या दूसरा ग्लोबल ग्रुप या यूनिवर्सल ग्रुप फ्रॉम एनी डोमेन इन दी फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ, ठीक है, मेरे सेम फॉरेस्ट में से कोई भी यूजर, कोई भी कंप्यूटर, या कोई भी ग्लोबल या यूनिवर्सल ग्रुप, डोमेन लोकल ग्रुप इसमें नहीं आ सकता, डोमेन लोकल ग्रुप इसमें नहीं आ सकता, यानी मेरे फॉरेस्ट में से कोई भी मेंबर आ सकता है और इसे मैं फॉरेस्ट में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। फॉरेस्ट में से कोई भी मेंबर आ सकता है, फॉरेस्ट में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। इसमें मेरा फॉरेस्ट में से या फॉरेस्ट के बाहर से मेंबर आ सकता है, लेकिन मैं लोकल डोमेन में ही यूज कर सकता हूँ, लोकल डोमेन में ही यूज कर सकता हूँ। अभी पर्पस क्या है इसका, ठीक है, अगेन डोमेन राइट्स एंड रिसोर्स परमिशन के लिए। लेकिन अभी एक यूनिवर्सल में बेनिफिट क्या है, ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या है दूसरा, मेंबरशिप इज लिस्टेड इन द ग्लोबल कैटलॉग। यूनिवर्सल ग्रुप का, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रुप का बेनिफिट ये है कि इसकी मेंबरशिप ग्लोबल कैटलॉग में लिस्ट होती है, यानी इसे लुकअप करने में, लुकअप यानी रिजॉल्व करने में, ठीक है, फाइंड करने में, सर्च करने में इजी हो जाता है। इसका मेंबरशिप इवैल्यूएट करने में इजी हो जाता है हमको। ठीक है, क्लियर है। ये रहे सर। ठीक है, अभी ग्लोबल ग्रुप की बात करें हम, ग्लोबल ग्रुप में, तो ग्लोबल ग्रुप में को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम यूज कर सकते हैं एनी डोमेन एनी फॉरेस्ट और ट्रस्टेड फॉरेस्ट। यानी मैं डोमेन में भी यूज कर सकता हूँ, डोमेन के बाहर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, डोमेन में भी यूज कर सकता हूँ, डोमेन के बाहर भी यूज कर सकता हूँ। और इसमें मेंबरशिप कहाँ से आएगी, मेंबरशिप कहाँ से आएगी, यूजर्स, कंप्यूटर्स और अदर ग्लोबल ग्रुप्स फ्रॉम सेम डोमेन ओनली। ठीक है, फ्रॉम सेम डोमेन ओनली। पर्पस तो डोमेन राइट्स एंड पर्पस है नहीं। जब मैं ग्लोबल ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने समझो यहाँ ग्लोबल ग्रुप बनाया, इस डोमेन में ग्लोबल ग्रुप बनाया, तो मैं इसमें इसको कहाँ यूज कर सकता हूँ, इसको कहाँ यूज कर सकता हूँ, सेम डोमेन में ही यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सेम डोमेन में ही यूज कर सकता हूँ। लेकिन मेंबरशिप कहाँ से आएगी, यहाँ से भी आ गई, यहाँ से भी आ गई, यहाँ से भी आ गई, और दूसरे डोमेन और फॉरेस्ट से भी आ गई, दूसरे डोमेन और, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा, माय बैड माय बैड माय बैड। मैं इसको थोड़ा फिर से हाईलाइट करता हूँ। डोमेन लोकल में क्या होता है, मेरी मेंबरशिप बाहर के डोमेन से भी आ सकती है, इंटरनल डोमेन से भी आ सकती है, और सेम डोमेन में से भी आ सकती है। और मेंबर्स मैं इसको यूज यहीं पे कर सकता हूँ, इसको यूज यहीं पे कर सकता हूँ सेम डोमेन में। ये क्लियर है, मेंबरशिप कहीं से भी आ सकती है, चाहे सेम डोमेन हो, दूसरा डोमेन हो फॉरेस्ट में, या फॉरेस्ट के बाहर का डोमेन हो, लेकिन मैं यूज करूंगा सेम डोमेन में ही इसको। यूसेज मेरा सेम डोमेन रहेगा। क्लियर है यहाँ तक डोमेन लोकल ग्रुप का। यस सर। यस, नो। लेकिन ग्लोबल ग्रुप में क्या होगा, ग्लोबल ग्रुप को जब मैं बना रहा हूं,
तो मेंबरशिप मेरी सेम डोमेन में से रहेगी, मेंबरशिप मेरी सेम डोमेन में से रहेगी, लेकिन मैं यूज उसे कहीं पे भी कर सकता हूँ। रिवर्स है पूरा। डोमेन लोकल में क्या है, मेरी मेंबरशिप कहीं से भी आ सकती है, लेकिन मैं यूज लोकल डोमेन में करूंगा अगर मेरा डोमेन लोकल ग्रुप है तो। लेकिन ग्लोबल ग्रुप में मेंबरशिप सेम डोमेन से आएगी, मैं यूज कहीं पे भी कर सकता हूँ उसको। दोनों रिवर्स है। समझ में आया क्या डिफरेंस है दोनों में? यस सर, यस सर। ठीक है, अभी यूनिवर्सल ग्रुप में क्या है, यूनिवर्सल ग्रुप में मेंबरशिप पूरे फॉरेस्ट में से आ सकती है, और उसे मैं यूज भी पूरे फॉरेस्ट में कर सकता हूं। यानी अगर मुझे सेम डोमेन में ग्रुप यूज करना है तो मैं ग्लोबल ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, फॉरेस्ट या उससे बाहर यूज करना है तो मैं डोमेन लोकल ग्रुप, सॉरी सॉरी सॉरी, विद इन दी डोमेन में यूज करना है तो डोमेन लोकल ग्रुप बनाऊंगा। फॉरेस्ट के अंदर यूज करना है तो यूनिवर्सल ग्रुप बनाऊंगा, और फॉरेस्ट के बाहर यूज करना है तो ग्लोबल ग्रुप बनाऊंगा। यूनिवर्सल मेरा फॉरेस्ट के अंदर यूज होगा, ग्लोबल मेरा फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के बाहर यूज होगा, डोमेन लोकल सिर्फ मेरा विद इन दी डोमेन ही यूज होगा। क्लियर है तीनों? क्या अंतर है तीनों में? यस, नो? यस सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है। मैं इस टेबल को पेस्ट कर देता हूं चैट में। ठीक है, चैट पे मैंने पेस्ट कर दिया है, सो आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चैट में से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, लैब देखने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 15-20 मिनट का। ठीक है, एंड वी विल रिज्यूम इन 15 मिनट्स, अप्रोक्स 15 मिनट्स। ठीक है, ठीक है सर। और मैं फिर से एक बार उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लैब स्टार्ट करेंगे। ओके सर।